तकदीर ऐसे ही नहीं बदलती, पहले अपनी सोच को बदलना पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम श्वेता वेटिकन इंस्टीट्यूट से। आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ एक बहुत ही शानदार स्टूडेंट से जो वेटिकन का पार्ट रहे हैं और उन्होंने खूब मेहनत करके जॉब के साथ साथ उन्होंने प्रिपरेशन की और फाइनली उनको एक्साइज इंस्पेक्टर की जॉब मिली आफ्टर सीजीएल 2020। शुभम उनका नाम है, आइए उनसे मिलते हैं। शुभम, हेलो मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी क्योंकि एक्साइज इंस्पेक्टर की नौकरी बहुत सारे स्टूडेंट्स का सपना होता है। यानी लाखों स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं, अटेम्प्ट करते जाते हैं और आप उनमें से हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया और बाद में सिलेक्शन भी लिया। थैंक यू फॉर द ग्रेट वेलकम मैम। राइट, पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि एग्जाम क्लियर करने के बाद घर वालों का क्या रिएक्शन है, आपको कैसा लग रहा है, फीलिंग कैसी है फिलहाल? जो घर वालों का रिएक्शन है, मतलब उसको एक्सप्लेन करना मुश्किल है। इट्स एन इमोशनल थिंग जो कि फील करने से आ सकती है। द प्राउड, जब आपके फादर बोले कि लाइक यू अचीव इट, आज हमें प्राउड है तेरे पे। सो दैट इज द फीलिंग, लाइक यू डू हार्ड वर्क फॉर दिस टाइम। राइट, और मम्मी? ऑलवेज क्यों आंखों में आंसू आ जाते हैं। सो दैट इज लाइक समथिंग इमोशनल मोमेंट फॉर अस। राइट, और आपको कैसा लग रहा है? यानी ये तो फैमिली की बात हो गई, बट यू आर ऑलवेज जो सोसाइटी से रिस्पेक्ट मिली आफ्टर द रिजल्ट, व्हेन आई सेड पीपल लाइक आई एम सिलेक्टेड एज एक्साइज इंस्पेक्टर, तो जो रिस्पेक्ट मिली लोगों से, कुछ अननोन लोगों की बधाइयां आई जो समाज में कुछ ऊंचे पदों पे थे, तो उन लोगों की तरफ से बधाई आई, वो कुछ लोग मिलने घर पे आए, तो दैट इज द रिस्पेक्टफुल मोमेंट फॉर मी। लाइक इट इज द बेस्ट थिंग दैट आई हैव डन इन माय लाइफ। तो मतलब लोगों का काफी इन्फ्लुएंस रहता था घर पे और फिर सोसाइटी ज्यादा मैटर करती थी? सोसाइटी तो ऑलवेज एक मैटर करती ही है। आप जहाँ रह रहे हैं, लोग आपको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, तो मैटर करता है। और एक अच्छा जॉब गवर्नमेंट में एज एन एक्साइज इंस्पेक्टर लगने के बाद शायद वो समाज में एक रिस्पेक्ट मेरी और मेरी फैमिली की एक अलग ही दर्जे पे गई है, जो कि मैं अभी से फील कर सकता हूँ बिफोर ज्वाइनिंग। तो आफ्टर ज्वाइनिंग लाइक देखते हैं क्या होता है, चीजें बदलेंगी और अच्छी होंगी। राइट, तो शुभम, ये सारा सफर शुरुआत कहाँ से होता है? मतलब आपने स्टडीज, स्कूलिंग कहाँ से की, क्या रहा वो? तो मैं बेसिकली रोहतक से ही बिलोंग करता हूँ, तो मेरी 10th-12th वेस्ट पब्लिक स्कूल से ही हुई थी। उसके बाद मैंने बीटेक करा था द्रोणाचार्य कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से। इसके बाद मुझे लाइफ में कहते हैं किक सी नहीं मिली, लाइक हाँ कुछ बड़ा अचीव सा नहीं करा, तो आई वाज सर्चिंग फॉर अपॉर्चुनिटी और सीजीएल के एग्जाम की तरफ मैंने देखा, तो लाइक हाँ कि इसमें इस टाइप से इंस्पेक्टर्स लगते हैं जहाँ आपको एक सोशल रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा मिलती है। लोग आपको पूछते हैं, जानते हैं, आस पड़ोस के लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं बहुत ज्यादा। तो फॉर दिस रिस्पेक्ट आई मूव टुवर्ड्स दिस एसएससी सीजीएल एग्जाम। और मेरा डेडिकेशन इतना ज्यादा था कि और अदर गवर्नमेंट्स का जब एग्जाम आता था तो मैं उतना मोटिवेटेड फील नहीं करता था, क्योंकि जो पोस्टें यहाँ थी वो दूसरे एग्जाम्स के थ्रू नहीं थी। जो यूनिफॉर्म यहाँ थी, जो पावर तो यहाँ थी, वो कहीं नहीं थी। इससे ऊपर मैं बात करूँ तो यूपीएससी आता है, यूपीएससी के बाद सबसे अच्छी जॉब देने वाला एसएससी सीजीएल एग्जाम है। सो द मोटिवेशन फॉर मी लाइक द यूनिफॉर्म ऑलवेज, for which I do the hard work. Right. और शुरुआत में अगर इसकी बात करूं तो वैदिकन से मैंने स्टार्ट करा। मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, वैदिकन से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। उसके बाद यहाँ पे जो भी स्टडी का रूटीन होता था वो फॉलो करा। मेरी स्टडी जो थी वो सुबह 6 बजे से स्टार्ट होती थी और रात को 8 बजे चलती थी शिफ्टों में। 3 से 4 शिफ्ट में मैं स्टडी करता था सुबह से लेके रात तक, 6 से 8। उसके बाद अपना सेल्फ एनालिसिस करना, वीक पॉइंट्स को ढूंढना, टीचर से लगातार कांटेक्ट बनाए रखना, अपनी कमियों को डिसाइड निकालना, हाँ अपनी कमियों को निकालना, फिर उनके सॉल्यूशन के लिए टीचर से बात करना। तो वो सारा चीज एक तैयारी के दौरान रही जो कि अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पाई।
and that is why I am here today for the session. Right. तो ये कितना सा लंबा सफर रहा, मतलब आपको कितना समय लगा कि हाँ मैं सीजीएल के लिए रेडी हो गया हूँ? इससे पहले आपने कोई और भी एग्जाम्स दिए होंगे, कौन कौन से एग्जाम आपने दिए और वो क्वालिफाई हुए, फिर सीजीएल हिट हुआ? जो अगर मैं एग्जाम की बात करूं तो आफ्टर माय प्रिपरेशन, अगर मैं फर्स्ट टायर की बात करूं, किसी भी अच्छी नौकरी में 2 एग्जाम मिनिमम देने पड़ते हैं, तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं रहा कि मेरा फर्स्ट एग्जाम क्लियर ना हुआ हो। सेकंड भी हुआ है, फाइनल लिस्ट में बहुत सारे एग्जाम्स में आने से रह गया, बट जो मेरी मोटिवेशन थी वो सीजीएल के एग्जाम की थी। तो मैंने कभी हार नहीं मानी कि लाइक यस आई हैव टू डू सीजीएल और मुझे इसमें सिलेक्शन लेना है। अगर मैं अदर एग्जाम्स में मेरा फाइनल लिस्ट तक नहीं जा रहा हूँ मैं, बट मुझे इसमें आना है। डिमोटिवेट होके बैठ जाऊंगा? हाँ, ऐसा डिमोटिवेट हुए हैं, बट उससे ओवरकम करना ही एक फाइटर की निशानी होती है, एंड हमें उस डिमोटिवेशन की लाइन को क्रॉस करके आगे बढ़ना होता है, और वही सिलेक्शन में हेल्प करती है। यहाँ से हमें एक बात सीखने को मिलती है कि जीत और हार दोनों आपकी सोच पर निर्भर करती है। अगर आप मान लो तो आपकी हार है, अगर आप ठान लो तो जीत आपकी ही है। राइट शुभम? जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल। अपने अंदर हमेशा एक जज्बा रखना है, एक मोटिवेशन की लाइक यस आई कैन डू। ऑलवेज से टू योरसेल्फ यस आई कैन डू। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, वो अटेम्प्ट कर रहे होंगे, प्री निकल गया, मेंस नहीं निकला, टियर 2 नहीं निकला, और सोचते होंगे कि छोड़ो अब मुझे और गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी, मैं किसी प्राइवेट सेक्टर में जाता हूँ। तो ऐसा पॉइंट आपकी लाइफ में भी रहा होगा। आप लोगों को नहीं पता होगा, वेदिकन जो पार्ट है वो वेटिकन का ही एक बैच है, वेदिकन, जिसमें स्टूडेंट्स 9 से 5 बजे तक रुकते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं। तो ये बीच में जो आपका फेज आया होगा, जब ये प्री निकल रहे थे, मेंस नहीं निकल रहा था, तो उस टाइम क्या सोचते? तो एक बार था कि मैं गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर लूं, प्राइवेट एक जॉब मैं ज्वाइन कर लूं, एक सोर्स ऑफ इनकम आने लग जाए, और उसके साथ साथ मैं ट्राई करूं प्रिपरेशन के लिए। बट एक्चुअली क्या था, लॉकडाउन आ गया, सो एक जॉब के लिए सोचने का उस टाइम पे कोई पर्पस था नहीं। तो उस टाइम पे भी मैंने अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखा, और मेरी सिटिंग भी उस टाइम भी उतनी ही होती थी जितनी पहले होती थी। लोग कहते हैं घर पे पढ़ना मुश्किल हो जाता है, बट आई डिड इट एट माई होम ऑल्सो एंड एट वेदिकन ऑल्सो। मेरी आदत वेदिकन से पड़ी थी, उसको मैंने घर पे कंटिन्यू रखा, और इट विल हेल्प मी इन माई प्रिपरेशन, एंड नाउ आई एम सिलेक्टेड एज एक्साइज इंस्पेक्टर फाइनली। राइट। तो आपको ऐसी क्या गाइडलाइंस रही, जैसे आपने कहा कि 6 बजे से 8 बजे तक आपका शेड्यूल चलता था, आपने कहा शिफ्टों में मैंने पढ़ाई की, तो कितनी शिफ्ट रहती थी, क्या पढ़ते थे, कैसे प्लान चलता था? क्योंकि जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो पक्का ये बात जानना चाहेंगे। जो मेरा शेड्यूल होता था, लाइक एक दिन पहले ही अपना टाइम टेबल तैयार कर लेना कि लाइक सुबह उठते ही मुझे सबसे पहले ये काम करना है। तो जो मेरी स्टडीज होती थी वो 6 बजे स्टार्ट हो जाती थी सुबह। तो फर्स्ट स्टडी 6 बजे से लेके 8 बजे तक होती थी। उसके बाद मैं वेदिकन पे आ जाता था 9 बजे। तो मेरी सेकंड शिफ्ट 9 बजे से लेके 1:30 बजे तक होती थी। एंड फिर उसके बाद मेरी जो थर्ड होती थी वो 3 बजे से लेके 5 बजे तक, और फिर 10 मिनट का ही ब्रेक होता था। उसके 10 मिनट के ब्रेक के बाद ही 5 बजे से लेके 8 बजे तक की शिफ्ट होती थी। और शाम का टाइम जिस तरह घर पे गए, खा पी के, उसके बाद भी उस टाइम को वेस्ट ना करना, अगले दिन के लिए फिर से टाइम टेबल तैयार करना, पूरे दिन में हमने क्या अचीव करा है, क्या हमने कोई प्रोग्रेस करी है या नहीं करी है, हमारे टारगेट अचीव हुए हैं या नहीं हुए। तो सारी चीज रात को आधा घंटा अपने आप को समय देके उस सारी चीजों को एनालाइज करके देन ऐसे प्रोसीड करता था मैं चीजों को। शुभम, आज तक तो हमने सुना था कि शिफ्टों में तो सिर्फ कमाई होती है। आज हमने देखा भी कि 4 शिफ्ट लगाने से, 5 शिफ्ट लगाने से पढ़ाई भी होती है। राइट। तो ये शिफ्टों का माहौल तो जारी रहा, कंटिन्यू भी किया आपने। ये जो सब्जेक्ट होते हैं जो कॉम्पिटिटिव में आते हैं, जैसे इंग्लिश है, मैथ्स है, रीजनिंग है, जीके है, इनमें आपके लिए सबसे वीक सब्जेक्ट क्या रहा, स्ट्रॉन्ग क्या रहा, आपने उसको कैसे टैकल किया? क्योंकि अक्सर स्टूडेंट यही फेस करते हैं अपनी लाइफ में। आपके साथ भी हुआ कि जीके नहीं होती, मैथ्स के कुछ टफ क्वेश्चन नहीं होते, रीजनिंग नहीं हो पाती, तो ये सब कैसे किया आपने? अगर
अलग अलग सब्जेक्ट की बात करें तो हर सब्जेक्ट थोड़ा टाइम मांगता है। आप हर सब्जेक्ट को टाइम देना जरूरी है। अगर जीके की बात करें तो उसमें रिपीटिशन जरूरी है। आपके माइंड में जो सिंपल से फैक्ट्स हैं, कुछ पोर्शन आसान आता है जो वो सीधा फैक्ट्स पे आता है जो कि बुक्स के अंदर है, तो वो फैक्ट्स याद होने चाहिए, वहां नंबर नहीं कटने चाहिए। मैथ्स की बात करें तो उसमें आपकी कैलकुलेशन स्पीड इतनी तेज होनी चाहिए, और वो सिर्फ प्रैक्टिस से आती है। आप कंसेप्ट लगा लोगे, कंसेप्ट सीख लोगे, बट कैलकुलेशन जो स्पीड है वो प्रैक्टिस से ही बन सकती है। और आप उसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है कैलकुलेशन का। सवाल का शॉर्टकट हो सकता है बट कैलकुलेशन का कोई शॉर्टकट नहीं, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इंग्लिश में बात करें तो मैंने इंग्लिश न्यूज़पेपर से भी हेल्प ली है। नया मैम की क्लासेस हैं, उनकी क्लासेस से हेल्प ली है। बुक्स बहुत पढ़ी है मैंने। वोकैब्स ऑन द रेगुलर बेसिस पे पढ़ी है मैंने। स्टार्टिंग में वोकैब्स नहीं याद होती थी, तो अलग अलग तरीकों से ट्राई करा है। एक तरीके से नहीं हुई तो दूसरे तरीके से, दूसरे से नहीं तो तीसरे से, तो फाइनली जब वो याद होने लगी तो इतनी स्पीड से याद होती गई कि फिर उसका सिलसिला नहीं रुका। फिर कोई नया वर्ड आता था, उसे कैच करने में ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ चुकी थी। तो आफ्टर प्रैक्टिस और हर सब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर टाइम देने के बाद हर सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होता चला गया। अभी इन्होंने एक बात कही कि जो काम कर रहे थे उससे बात नहीं बन रही थी, यानी तरीका चेंज करते रहे। अगर आप काम को रखो, तरीका बदलते रहो, तो वो काम अपने आप आपकी मुट्ठी में होगा, वो काम आप कर सकते हैं। जैसे वोकैब को इन्होंने याद करने का तरीका अपना बदला, राइट। तो शुभम, ये सारे हमारे सब्जेक्ट्स थे, स्ट्रैटेजीज क्या रखी, जैसे आपने आपके साथ टाइम टेबल आपने डिस्कस किया। तो जब आपके वीक पॉइंट निकलते थे कि मुझे आगे इस पे काम करना है, उसका टारगेट आप रात को पहले ही बना के सोते थे? नेक्स्ट डे क्या करना है, कैसे प्लान आउट करना है? जो मेरा नेक्स्ट डे होता था कि नेक्स्ट डे मुझे करना क्या है, वो मैं एक रात पहले डिसाइड कर लेता था। मैं डिसाइड कर लेता था कि कल मुझे 250 क्वेश्चन मैथ्स के लगाने हैं, तो वो किसी भी कीमत पे हो। तो अगर वो 8 से ऊपर जाके भी मुझे एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ रहा है तो मैं 250 क्वेश्चन लगाता था। इन केस कभी नहीं लग पाया है तो अगले दिन 300, अगर कुछ क्वेश्चन रह गए हैं तो अगले दिन इतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी निकालने की उम्मीद रहती थी कि 250 की बजाय आज 300 क्वेश्चन निकले। तो सब कुछ एक रात पहले डिसाइड हो जाता था कल क्या करना है। और जो वीक पॉइंट्स आते थे उनको टीचर से डिस्कस करना, टीचर को बताना। सबसे बड़ी चीज है अपनी खामियां निकालो खुद और फिर उसको टीचर को बताना, ना कि उन चीजों से दूर भागना। टीचर को बताना, टीचर से सॉल्यूशन लेना, फिर मेहनत आपकी है, टीचर ने बता दिया मेहनत आपको करना है, फिर उस पर काम करना उस तरीके से। अगर सोल्व नहीं हो रही है तो फिर डिस्कस करना, दूसरे तरीके से काम करना। इन द एंड कोई ना कोई तरीका मिलेगा जो आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर देगा। खुद को भी चीजें बताना और खुद को सेल्फ एनालिसिस करके खुद भी सॉल्यूशन निकाले जा सकते हैं। ये टर्निंग पॉइंट आपका बड़ा ही अच्छा है, काफी लोगों को सीखने को भी मिलेगा। इवन आपकी लाइफ भी आगे बहुत अच्छी होने वाली है। वी विल एक्सपेक्ट कि आगे और भी अच्छी हो, जो जोन आप सेलेक्ट करें वो और शानदार हो। हमारे एस्पिरेंट्स को कुछ आप सजेशन देना चाहें तो? मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा आपको पेशेंस लेवल बनाए रखना होगा, और पेशेंस लेवल के साथ साथ आपको हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क करना है, लगातार करना है और पेशेंस बनाए रखना है। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन वो आपकी सारी चीजों को कंप्लीट कर देगा, आपके सारे इंतजार को पूरा कर देगा। जाते जाते मैं सिर्फ 2 सवाल आपसे पूछूंगी। एक, जो आपको जिस फैकल्टी ने मदद करी वो बताइए, और दूसरा, जो आपके इस पूरी जर्नी में साल 1.5 साल जो आपको समय लगा, आई गेस 1.5 साल आपको जो समय लगा, इसमें आपने अपने अप एंड डाउन्स को कैसे टैकल किया? अगर मैं फैकल्टी की बात करूं पहले नंबर पे, तो जो मेरी गाइडेंस थी वो काफी ज्यादा नेहा मैम के थ्रू चली थी। दूसरे नंबर पे राहुल सर ने बहुत हेल्प करा। मैथ्स के डाउट्स होते थे, मैथ्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में राहुल सर का काफी बड़ा हाथ मैं कहूंगा। गाइडेंस था, मैम से बातें शेयर होती थी, कमियां, मैम सॉल्यूशन उन चीजों का बताती थी। और दूसरा चीज क्या पूछा था? मैंने आपसे पूछा था कि आपकी लाइफ में एक तो टर्निंग पॉइंट जैसे अभी आया, तो पूरी जर्नी के दौरान
आपके क्या अप एंड डाउन्स रहे थे, कैसे टैकल किया उनको? अप एंड डाउन्स काफी रहे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही कहना चाहूंगा, जो लॉकडाउन का पीरियड था वो बहुत ही मतलब मुश्किल टाइम था मेरे लिए। मैं उस टाइम पे डिमोटिवेटेड था, कोई बात करने को नहीं होता था। स्पेशली उस टाइम पे आप घर पे हो, आप कहीं जा नहीं सकते। तो उस टाइम को मैं मतलब एक टाइम था जब बहुत ज्यादा स्ट्रगल करा, और उस फेज से जब मैं निकला तो मैं अपने अंदर बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट करके निकला था कि लाइफ में मैं किसी भी कठिनाई को झेल सकता हूँ, इतनी मेरे अंदर एबिलिटी आ गई थी। सो दैट इज द पार्ट ऑफ लाइफ। कठिनाइयां आती है, अगर आप उनसे टैकल करोगे, आगे बढ़ोगे, जब भी लाइफ में कुछ अचीव कर पाओगे। राइट। तो गाइज, उम्र कभी थका नहीं सकती, ठोकरें कभी गिरा नहीं सकती। अगर आपको जीतना है ना, तो हार भी आपको हरा नहीं सकती। आई गेस फेलियर इज अ बिगर लेसन फॉर अस। सारी चीजें हमें फेलियर सिखाता है। तो दिस वाज द सेशन विद शुभम। I wish you great luck and great future ahead, Shubham. Congratulations once again and all the best. Thank you, ma'am. Thank you very much.